जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का साधारण अर्थ ये होता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने देश की शिक्षा, संस्कृति, भाषा इत्यादि से जुड़ाव महसूस करता है। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत 18वीं से 19वीं शताब्दी में होती है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। चलिए पहले हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद का साधारण अर्थ व्यक्ति अपने देश की शिक्षा, संस्कृति, भाषा इत्यादि से जुड़ाव महसूस करता है। जब जुड़ाव महसूस करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी आरक्षा के बारे में भी सोचेगा। वर्तमान समय में जैसे सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन को बदलने की भी उसके अंदर चाहत जगेगी। और इसकी शुरुआत 18वीं से 19वीं शताब्दी में होती है। 18वीं से 19वीं शताब्दी में फ्रांस की जब क्रांति शुरू होती है 1789 ईस्वी में, तब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट बनता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति के पहले राजा ही राष्ट्र हुआ करता था, यानी यह क्रांति कहाँ होती है? फ्रांस में होती है। क्रांति से पूर्व वहाँ का राजा ही राष्ट्र माना जाता था, जनता को उसका स्रोत माना जाता था। फिर क्रांति के बाद परिवर्तन होते हैं, संविधान बनता है, समानता कानून आती है, राष्ट्रीय ध्वज बनता है, राष्ट्रीय गीत शुरू होती है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा लगता है। तो चलिए फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1789 ईस्वी में। क्रांति से पूर्व राजा ही राष्ट्र हुआ करता था, राजा ही राष्ट्र, और जनता उसकी स्रोत। जनता क्या होती थी? स्रोत होती थी। फिर क्रांति होता है। जब क्रांति होगी तो जाहिर सी बात है बदलाव तो होना ही होना है। जब क्रांति होती है तो फिर परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या क्या होता है? संविधान बनते हैं, समानता कानून आता है, सभी व्यक्तियों को एक समान माना गया, समानता कानून आता है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज बनता है, यानी राष्ट्र का कोई एक झंडा बनता है, राष्ट्रीय ध्वज। फिर उसके बाद राष्ट्रीय गीत शुरू होती है ताकि राष्ट्र के प्रति प्रेम जगे लोगों के अंदर। राष्ट्रीय गीत की शुरुआत होती है। इस प्रकार परिवर्तन होता है। परिवर्तन के बाद क्रांति के बाद ऐसी परिवर्तनें होती हैं और एक समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का नारा लगता है। इस प्रकार आप समझ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत क्यों होती है। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण यही था तानाशाही शासन। तानाशाही शासन को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होती है। अब फ्रांसीसी क्रांति आप समझ चुके हैं। इसके बाद अब उदय होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है फ्रांस के अंदर। 1769 में उसका जन्म होता है। 1821 में नेपोलियन एक नए इतिहास को रच करके और चला जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कॉर्सिका द्वीप, यानी ये फ्रांस में स्थित है, होता है एक साधारण परिवार में। उसने अपने बचपन की शिक्षा सैन्य स्कूल फ्रांस ही से की और कम ही उम्र में सेना में भर्ती हो गया। कम ही उम्र में सेना में भर्ती हो जाता है। सेना की सहायता से फ्रांसीसी क्रांति में लोकप्रियता हासिल करता है और 1799 ईस्वी में तख्ता पलट कर खुद
फ्रांस का सम्राट बन जाता है, फ्रांस की सत्ता संभालने लगता है और 1804 ईस्वी में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। जब 1804 ईस्वी में वो फ्रांस का सम्राट बनता है तो एक कानून पेश करता है। ईस्वी में फ्रांस का वो सम्राट घोषित करता है अपने आप को, तो एक नए कानून को पारित करता है जिसे नेपोलियन संहिता या लोक संहिता के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे सिविल कोड भी कहा जाता है। कानून के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी थे। कानून के सामने सभी एक समान थे, ये सकारात्मक पहलू था इसका। सामंती प्रथा का अंत इस कानून के अनुसार। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू थे, जैसे भारी कर वसूली, जबरन सेना में भर्ती, जिससे लोगों में असंतोष की भावना जगी। तो आइए हम नेपोलियन और राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को फ्रांस के कॉर्निका द्वीप में हुआ और एक साधारण परिवार में। कैसे परिवार में? साधारण परिवार में। बचपन में उसने सैन्य स्कूल में पढ़ा और उसके बाद सेना में भर्ती हो गया। सेनाओं की सहायता से, सेनाओं के सहयोग से फ्रांसीसी क्रांति में उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद 1799 ईस्वी में तख्ता पलटकर खुद फ्रांस की सत्ता को संभालने लगा। 1799 ईस्वी में सत्ता पलटकर फ्रांस की सत्ता को खुद संभालने लगा। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया अपने आप को। 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित हुआ। फ्रांस का सम्राट बन गया। 1804 ईस्वी में जब फ्रांस का सम्राट बना तो एक नए कानून को लाया। 1804 ईस्वी में एक कानून को पारित करता है जिसे नेपोलियन संहिता या लोक संहिता भी कहा जाता है। नेपोलियन संहिता यानी सिविल कोड। एक कानून को लाता है। इस कानून के अंदर सभी व्यक्ति एक समान थे। इस कानून के अनुसार जितने भी व्यक्ति हैं फ्रांस के अंदर वो सभी एक समान है, यानी समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार देता है और सामंती प्रथा का अंत, सामंती प्रथा को समाप्त कर देता है। इसके लेकिन कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। नकारात्मक पहलू क्या थे? जबरन यानी अधिक कर वसूली, जबरन सेना में भर्ती, अब जब जबरन या सेना में भर्ती करेगा तो जाहिर सी बात है कि जनता के अंदर आक्रोश की भावना जगेगी, जनता खुलकर विरोध करेगी और वही होता है, जनता इसकी विरोध करती है, जनता इसका साथ नहीं देती है। नेपोलियन के जीवन की सबसे बड़ी गलती उसका रूस पर हमला करना था। नेपोलियन